एल्मोरिया का राजमहल पत्थरों से बना नहीं लगता था, बल्कि ऐसा प्रतीत होता था मानो शब्दों से गढ़ा गया हो शब्द जो लगातार गूंजते रहते थे। सुबह होते ही महल की दीवारों के भीतर आवाजें टकराने लगतीं और उन आवाजों के केंद्र में रहती थी राजकुमारी टेरेसा। वह चलती तो बोलती, बैठती तो बोलती, और कभी-कभी तो ऐसा लगता मानो उसके विचार उसके मुंह से पहले बाहर आ जाते हों। माँ, आज मुझे लगता है कि परिषद की बैठक जल्दी बुलानी चाहिए। वह बिना रुके कहती। कल मैंने सैनिकों को अभ्यास करते देखा और मुझे लगा उनकी रणनीति बदली जानी चाहिए। और वैसे भी लोग मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं निर्णय लूं। रानी उसकी ओर देखती, हल्की मुस्कान के साथ, पर आंखों में एक चिंता छुपी होती। राजा ने एक दिन धीरे से कहा था। बेटी, शासक बनने के लिए बोलना जरूरी है, पर सुनना उससे भी ज्यादा। टेरेसा हंस पड़ी थी। पिताजी, अगर मैं ना बोलूं तो लोग मुझे याद ही नहीं रखेंगे। उसी महल में उसी समय एक और राजकुमारी थी, हैना। वह अक्सर सभा के किनारे खड़ी रहती, जहां से सब दिखाई देता था, पर कोई उसे देखता नहीं था। दरबारियों के बीच फुसफुसाहट होती। वह कभी कुछ कहती क्यों नहीं? एक सेविका ने एक बार पूछा। राजकुमारी, आपको कुछ चाहिए? हैना ने सिर हिलाकर मना किया, पर उसके भीतर शब्दों की कमी नहीं थी। बस वह जानती थी कि हर बात कहने के लिए सही क्षण चाहिए। टेरेसा ने एक दिन झुंझलाकर कहा। अगर तुम मेरी जगह होती तो शायद लोग तुम्हें भूल ही जाते। हैना ने बहुत धीरे उत्तर दिया। और अगर तुम मेरी जगह होती तो शायद कुछ आवाजें सुन ही न पाती। टेरेसा ने उसे अजीब नजर से देखा। कौन सी आवाजें? हैना ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि कुछ उत्तर शब्दों में नहीं बनते। रात के समय जब महल की आवाजें थक कर सो जाती, हैना जागती रहती। वह खिड़की के पास बैठकर हवा को महसूस करती और बुदबुदाती। आज तुम बेचैन हो। हवा जैसे उत्तर देती। पेड़ों की सरसराहट दूर जंगल से आती। झील की सतह पर हल्की लहरें बनती और वह उन्हें देखकर कहती। तुम डर रही हो। मछलियों की हलचल उसे बताती कि पानी में कुछ बदल रहा है। हैना जानती थी राज्य के बाहर नहीं, भीतर कुछ टूट रहा है। उसी रात धरती के भीतर से एक भारी करुण पुकार उठी। हमें सुनो। हैना का शरीर सिहर गया। उसने फुसफुसाकर कहा। मैं सुन रही हूँ। उस क्षण उसने नहीं जाना था कि यही वाक्य उसके जीवन और पूरे राज्य की दिशा बदल देगा। सुबह जब उसने यह बात परिवार को बताई तो टेरेसा ने हंसते हुए कहा। अब जंगल भी बोलने लगे? राजा ने गंभीर स्वर में कहा। है ना, कल्पना और कर्तव्य में अंतर समझो। हैना ने सिर झुका लिया, पर मन में दृढ़ता थी। उसने सोचा, अगर मैं नहीं गई तो कोई नहीं जाएगा। उसी दिन बिना शोर किए, बिना घोषणा के, वह महल से बाहर निकल पड़ी उस जंगल की ओर, जहां से पहली बार किसी ने उससे बात की थी। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था जब हैना ने महल की पिछली सीढ़ियों से चुपचाप नीचे कदम रखा। ओस से भीगी घास उसके पैरों को ठंडक दे रही थी और दूर जंगल की सीमा धुंध में लिपटी हुई प्रतीत हो रही थी। उसने एक बार पीछे मुड़कर महल को देखा। ऊंची मीनारें, झंडे, प्रहरी, और मन ही मन कहा। अगर मैं गलत हूँ तो? लेकिन उसी क्षण भीतर से वही गहरी पुकार फिर उठी। देर मत करो। उसने धीमे स्वर में उत्तर दिया। मैं आ रही हूँ। जंगल की पहली पगडंडी पर कदम रखते ही उसे लगा जैसे हवा का तापमान बदल गया हो। पेड़ों की शाखाएं हल्की हल्की हिल रही थीं। तुम आ गई। पत्तों की सरसराहट जैसे फुसफुसाई। हैना ने आंखें बंद कर लीं और कहा। मुझे रास्ता दिखाओ। उधर महल में टेरेसा देर से उठी। उसने सेविका से पूछा। हैना कहाँ है? सेविका ने घबराकर उत्तर दिया। राजकुमारी, हमने उन्हें सुबह से नहीं देखा। टेरेसा ने तुरंत कहा। वह फिर झील के पास होगी। पर जब झील खाली मिली तो उसके स्वर में पहली बार हल्की चिंता घुल गई। क्या उसने सच में जंगल की बात को गंभीरता से ले लिया? उसने खुद से पूछा। राजा को सूचना दी गई। राजा ने कठोर आवाज में कहा। प्रहरियों को भेजो। टेरेसा ने विरोध किया। नहीं, अगर वह सच में किसी पुकार का पीछा कर रही है तो सैनिकों का शोर उसे डरा देगा। राजा ने उसकी ओर देखा। तो तुम्हें क्या लगता है? टेरेसा ने पहली बार रुककर सोचा और धीरे से बोली। मुझे लगता है हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। यह कहते समय उसे एहसास हुआ कि वह पहली बार अपनी बहन के लिए बोल रही थी, अपने लिए नहीं।
जंगल के भीतर हैना आगे बढ़ती रही। हर कदम पर धरती की गंध गहरी होती जा रही थी। अचानक उसे लगा जैसे जड़ें उसके पैरों के नीचे धड़क रही हों। एक भारी गूंजती आवाज आई। राजकुमारी हैना। उसने कांपते हुए पूछा। कौन? उसके सामने एक विशाल वृक्ष खड़ा था जिसकी छाल पर समय की लकीरें उभरी थीं। मैं रूट कीपर हूँ। आवाज आई, इस भूमि की स्मृति। हैना ने आगे बढ़कर तने को छुआ। उसे लगा जैसे अनगिनत कहानियां उसकी हथेली से होकर गुजर रही हों। पुराने युद्ध, भूले हुए समझौते, किसानों की हंसी, बच्चों की दौड़। तुमने हमें सुना? वृक्ष बोला। हैना ने धीरे से उत्तर दिया। क्योंकि आप पुकार रहे थे। रूट कीपर की आवाज गंभीर हो गई। महल में आग लगी है। हैना ने घबराकर कहा। मैंने धुआं नहीं देखा। वृक्ष बोला। यह आग दिखाई नहीं देती। यह अहंकार की है जो निर्णयों को अंधा कर देता है। यह लालच की है जो अन्न भंडारों को खाली कर देता है। और यह भय की है जो सत्य को बोलने नहीं देता। हैना ने पूछा। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो बस। उसकी आवाज धीमी पड़ गई। रूट कीपर ने कहा। तुम बस वही हो जो सुन सकती है और यही तुम्हारी शक्ति है। अचानक उसकी जड़ों के बीच से एक पुरानी धातु की लालटेन ऊपर उठी। उसकी रोशनी स्थिर नहीं थी बल्कि सांस लेती हुई प्रतीत होती थी। साथ ही 3 पत्ते हवा में तैरते हुए हैना की हथेली पर आ गिरे, एक लाल, एक नीला, एक पीला। जब बुराई सामने होगी ये स्वयं चमकेंगे। वृक्ष ने कहा। लेकिन लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। हैना ने शंका व्यक्त की। रूट कीपर ने शांत स्वर में उत्तर दिया। सत्य को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं प्रकाश बन जाता है। हैना ने लालटेन थामी और दृढ़ स्वर में कहा। मैं लौटूंगी और जो छिपा है उसे सामने लाऊंगी। उधर महल में परिषद की आपात बैठक बुला ली गई थी। सर लैंसलॉट ऊंची आवाज में बोल रहे थे। यह समय कमजोरी दिखाने का नहीं है। ट्रांसवॉर्स हमारी सीमाओं की परीक्षा ले रहा है। टेरेसा ने बीच में कहा। लेकिन हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है कि वे हमला करने वाले हैं। लैंसलॉट ने व्यंग्य से मुस्कुराकर कहा। राजकुमारी, युद्ध प्रमाण से नहीं अवसर से जीते जाते हैं। सभा में कुछ सिर सहमति में हिले। तभी महल के मुख्य द्वार खुले और हैना अंदर आई धूल से सनी, पर आंखों में अजीब सी चमक। टेरेसा ने राहत की सांस ली। तुम ठीक हो? हैना ने सिर हिलाया, फिर सभा की ओर बढ़ी। जैसे ही वह लैंसलॉट के निकट पहुंची, उसकी हथेली में रखा लाल पत्ता हल्के हल्के चमकने लगा। उसने शांत स्वर में कहा। आप युद्ध क्यों चाहते हैं? लैंसलॉट गरजे। क्योंकि यह राज्य के सम्मान के लिए है। लाल पत्ता और तेज चमका। हैना ने फिर पूछा। या आपके नाम के लिए? एक पल के लिए सभा में सन्नाटा छा गया। लैंसलॉट की आवाज धीमी हो गई। मैं चाहता था कि इतिहास मुझे याद रखे। टेरेसा ने अविश्वास से कहा। तो यह राज्य के लिए नहीं था? लैंसलॉट ने आंखें झुका लीं। सभा में फुसफुसाहट फैल गई। हैना ने धीरे से कहा। अहंकार सबसे ऊंची आवाज में बोलता है, इसलिए वह सत्य को दबा देता है। राजा ने गंभीर स्वर में घोषणा की। सर लैंसलॉट, जब तक जांच पूरी नहीं होती आप अपने पद से हटेंगे। यह सुनते ही कई दरबारी चौंक उठे। टेरेसा ने अपनी बहन की ओर देखा, उसकी चुप बहन, जिसने बिना चिल्लाए, बिना बहस किए सत्य को सामने ला दिया था। उसने धीरे से कहा। तुमने यह कैसे किया? हैना ने उत्तर दिया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस सुना और रोशनी को अपना काम करने दिया। टेरेसा पहली बार पूरी तरह चुप हो गई। उसे लगा जैसे उसके भीतर कोई नई जगह बन रही हो, जहां शब्दों से पहले विचार आते हैं। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। हैना की हथेली में अभी 2 पत्ते शेष थे, नीला और पीला, और लालटेन की रोशनी अब भी धीमे धीमे धड़क रही थी, जैसे कह रही हो, यात्रा अभी बाकी है। राजसभा के पत्थर के स्तंभ अब पहले जैसे स्थिर नहीं लग रहे थे, जैसे उनमें भी फुसफुसाहटें भर गई हों। सर लैंसलॉट को हटाए जाने के बाद सभा स्थगित कर दी गई थी, लेकिन महल के भीतर हलचल रुकने के बजाय और गहरी हो गई। टेरेसा अपने कक्ष में टहल रही थी। उसके कदम तेज थे, पर मन असमंजस से भरा। ये सब अचानक कैसे बदल गया? उसने स्वयं से कहा। उसने पहली बार महसूस किया कि शब्द, जिन पर वह हमेशा भरोसा करती थी, अब पर्याप्त नहीं लग रहे थे। उसने खिड़की से नीचे देखा। आंगन में सेवक धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। सब हैना को देख रहे हैं। है।
टेरेसा ने बुदबुदाया। जो कभी बोलती ही नहीं थी। उसी क्षण दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। आओ। उसने कहा। हैना भीतर आई, थकी हुई पर शांत। टेरेसा ने सीधे पूछा, तुम जानती थी, है ना, कि लैंसलॉट झूठ बोल रहा था? हैना ने सिर हिलाया। मैं जानती नहीं थी, मैंने सुना। टेरेसा झुंझलाकर बोली, यही तो, तुम हमेशा ऐसे ही कहती हो, सुनना, महसूस करना। पर शासन केवल महसूस करने से नहीं चलता। हैना ने उसकी आंखों में देखकर बहुत धीरे कहा। और केवल बोलने से भी नहीं। कमरे में एक लंबा मौन छा गया। पहली बार ऐसा मौन जो असहज नहीं बल्कि सोच से भरा था। उस रात हैना सो नहीं पाई। लालटेन उसके पास रखी थी। उसकी रोशनी कभी मंद होती, कभी हल्की तेज, जैसे वह किसी दिशा की ओर खींच रही हो। हैना ने उसे उठाया और फुसफुसाई। अब कहाँ? रोशनी महल के पश्चिमी हिस्से की ओर झुक गई, उस पुराने थिएटर की दिशा में जो वर्षों से बंद पड़ा था। दरबार में कहा जाता था कि वह स्थान कला और उत्सव का प्रतीक रहा है, लेकिन अब वहां कोई नहीं जाता। इतनी रात को? हैना ने स्वयं से पूछा। तभी हवा ने खिड़की के पर्दे को हिलाया, मानो कह रही हो, अभी। हैना ने चादर ओढ़ी और चुपचाप निकल पड़ी। थिएटर के पास पहुंचते ही उसे अजीब सी गंध आई, घी, मसाले और पकते भोजन की। यहाँ, उसने आश्चर्य से सोचा। भीतर से हंसी की दबी हुई आवाजें आ रही थीं। और थोड़ा परोस, कोई बोला। अमीर ग्राहक इंतजार नहीं करते। हैना ने दरवाजे के पास खड़े होकर सुना। एक और आवाज आई, मोटी और आत्मसंतुष्ट। किसे पता चलेगा, अनाज तो भंडार से ही आता है। उसी क्षण उसकी हथेली में नीला पत्ता हल्का सा कांपने लगा। उसकी चमक बढ़ती गई। हैना का दिल तेज धड़कने लगा। उसने दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर का दृश्य उसके अनुमान से भी अधिक भयावह था। लंबे मेजों पर भोजन के ढेर लगे थे। शाही रसोइये और कुछ दरबारी हंसते हुए खा रहे थे। दीवारों पर टंगे पुराने पर्दे लालटेन की रोशनी में कांप रहे थे।